Student, here I am Dr. Pradeep Kumar Khicha, Associate Professor, Department of Business Administration, SMB Government College नाथद्वारा। छात्रों, आज के लेक्चर का विषय है कंसिडरेशन, प्रतिफल। पिछले लेक्चर्स के अंतर्गत मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी और फ्री कंसेंट के बारे में पढ़ाया था। अनुबंध के जो आवश्यक लक्षण हैं, उन आवश्यक लक्षण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है प्रतिफल, न्यायोचित प्रतिफल एवं उद्देश्य। प्रतिफल क्या है? प्रतिफल वचन का मूल्य है, समथिंग फॉर समथिंग, अर्थात उस मूल्य प्रतिफल को उस मूल्य का आशय उस मूल्य से होता है जो वचनदाता के वचन के बदले में वचन ग्रहीता के द्वारा दिया जाता है। सेक्शन 2D के अंतर्गत प्रतिफल को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2D में कहा है, जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है या करने से विरत रहा है, एब्सटेंड मतलब अलग रहा है, अथवा कोई कार्य करता है या करने से विरत रहता है, अथवा कोई कार्य करने या विरत रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य या विरति या वचन उस वचन के लिए पर्याप्त प्रतिफल कहलाएगा। देखिए, इस डेफिनेशन के अंतर्गत, सेक्शन 2D में दी गई डेफिनेशन के अंतर्गत 3 प्रकार के समय पीरियड, वर्तमान, भूत अथवा भविष्य में अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है या करने से विरत रहता है या करने या विरत रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य, विरति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल माना गया है। न्यायाधीश ब्लैकस्टोन ने प्रतिफल को डिफाइन किया। उनका प्रतिफल वह क्षतिपूर्ति या पुरस्कार है जो अनुबंध करने वाले एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाता है। मैंने भी आपको कहा था, प्रतिफल क्या है? दोनों पक्षकार कुछ देकर उसके बदले में कुछ प्राप्त करते हैं, समथिंग फॉर समथिंग, कुछ के बदले कुछ। प्रतिफल वह मूल्य जिसके बदले में दूसरे का वचन खरीदा जाता है। तो प्रतिफल का होना अनिवार्य है। बिना प्रतिफल के समस्त ठहराव व्यर्थ होते हैं, जिसको सेक्शन 25 के अंतर्गत एक्सप्लेन किया गया है। मैं कंसिडरेशन पार्ट 2 के अंतर्गत सेक्शन 25 को आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। प्रतिफल की उपरोक्त परिभाषाएं पढ़ने के पश्चात जो बातें सामने आती है, इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। प्रतिफल हमेशा वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। अभी इनको मैं विस्तार से आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। वह कार्य या विरति वचनदाता की इच्छा के अनुरूप होनी चाहिए। प्रतिफल कार्य करने या उससे विरत रहने या कार्य करने या विरत रहने का वचन हो सकता है। वह कार्य या विरति वचन ग्रहीता या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है। ये कार्य या विरति भूतकाल में हो चुकी है, वर्तमान में हो रही है या भविष्य में होने वाली हो सकती है। ऐसे कार्य या विरति या वचन वचनदाता के वचन का प्रतिफल माना जाता है। हमारा कानून सेक्शन 10 के अंतर्गत इस बात को एक्सप्लेन किया गया है कि किसी भी ठहराव के अंतर्गत प्रतिफल होना अनिवार्य है। प्रतिफल कम है अथवा ज़्यादा है, ये विषय महत्वपूर्ण नहीं है। प्रतिफल है अथवा नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर किसी ठहराव के अंतर्गत प्रतिफल नहीं है तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत वो ठहराव व्यर्थ होगा, राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता, वो ठहराव अनुबंध का रूप धारण नहीं कर सकता। तो अनुबंध के आवश्यक लक्षण के अंतर्गत ये अनिवार्य है कि देयर शुड बी सम कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन के संदर्भ में कुछ एसेंशियल रूल्स, लीगल रूल्स हैं, कुछ आवश्यक तत्व हैं, उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। देखिए, प्रतिफल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है, एक वैधानिक नियम प्रतिफल के संदर्भ में यह है कि प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर उत्पन्न होना चाहिए। क्योंकि वचन ग्रहीता अपनी इच्छा से अथवा किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा से कोई कार्य करता है तो उसे वचनदाता के वचन का प्रतिफल नहीं माना जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ए का पुत्र गुम गया, योग से बी को ए का खोया हुआ पुत्र मिल गया। बी ने ए को लाकर उनका पुत्र सौंप दिया।
तो प्रश्न उठता है कि क्या बी ए से प्रतिफल उनके द्वारा जो कार्य किया गया इसके बदले में प्रतिफल प्राप्त कर सकता है? हमारा कानून कहता है यहाँ बी ए से किसी भी प्रकार का प्रतिफल प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि बी ने ये कार्य स्वेच्छा से किया है। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करता है, बिना वचनदाता की आदेश के, बिना वचनदाता की इच्छा के अगर व्यक्ति ने कार्य किया है, तो इसके बदले में किसी प्रकार का कंसिडरेशन उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए कंसिडरेशन का पहला नियम है कि प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण वाद दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव का वाद भी महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत जिलाधीश की प्रार्थना के ऊपर एक मार्केट का निर्माण किया गया और मार्केट के अंतर्गत दुकान मिस्टर एक्स को दी गई। एक्स ने दुकान लेते समय ये शर्त, दुर्गादास ने दुकान देते समय बलदेव के सामने ये शर्त लगा दी कि बिक्री का एक निश्चित प्रतिशत वो उनको लाभ, बिक्री के लाभ के रूप में जो निश्चित प्रतिशत आया है उसका भुगतान वह दुर्गा प्रसाद को करेंगे। प्रश्न ये उठता है कि क्या बलदेव इस प्रकार की राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं या दुर्गा प्रसाद इस राशि को प्राप्त करने के लिए का अधिकारी है? न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया कि दुर्गा प्रसाद इस राशि को प्राप्त करने के लिए अधिकारी नहीं है, क्योंकि दुर्गा प्रसाद ने इस मार्केट का निर्माण या इस दुकान का निर्माण जिलाधीश के आदेश से किया था, बलदेव के आदेश से नहीं किया गया। इसलिए प्रतिफल का पहला नियम आता है कि प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर ही होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बात आती है कि इट नीड नॉट बी बेनिफिट द प्रॉमिसर और हिमसेल्फ। प्रतिफल से वचनदाता को लाभ होना आवश्यक नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि प्रतिफल जो वचनदाता के द्वारा दिया जा रहा है या जिस मूल्य पर वचनदाता उस वचन को खरीद रहा है उसके बदले में उसको कुछ हित या लाभ की प्राप्ति हो। प्रतिफल के लिए की विशेषता यह है कि वैधता के लिए जरूरी नहीं कि वचन ग्रहीता के द्वारा किए जाने वाले कार्य या विरति से वचनदाता को स्वयं को लाभ हो। उसके कहने पर अन्य पक्षकार को लाभ हुआ है तभी भी ये वेद प्रतिफल कहलाएगा। वर्तमान में इसे इक्विटेबल एस्टोपल के नाम से भी इस सिद्धांत को विबाध्यता इक्विटेबल एस्टोपल के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। तीसरी बात आती है इट मे बी गिवन बाय प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। देखिए, प्रतिफल का भुगतान हो सकता है कि स्वयं प्रॉमिसी के द्वारा किया जाए या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी प्रतिफल का भुगतान किया जा सकता है। अब भुगतान जो किया जा रहा है, प्रतिफल जो दिया जा रहा है वो वचनदाता की इच्छा पर तो होता है, किंतु प्रतिफल वचन ग्रहीता के द्वारा भी दिया जा सकता है या प्रतिफल हो सकता है कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया जाए। यदि वचन ग्रहीता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने भी प्रतिफल दिया है और वह प्रतिफल वचनदाता की इच्छानुसार है तो प्रतिफल वेद माना जाता है। इसे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन के नाम से पुकारा जाता है। रचनात्मक प्रतिफल का सिद्धांत भी इसे कहते हैं कि प्रतिफल स्वयं वचन ग्रहीता नहीं देके वचन ग्रहीता की ओर से या वचन ग्रहीता के लाभ के लिए किसी अन्य पक्षकार के द्वारा इसको दिया जा सकता है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण वाद है चिनैया बनाम रमैया का। इस वाद के अंतर्गत प्रतिवादी की मां ने एक रजिस्टर्ड प्रलेख के द्वारा अपनी संपत्ति लड़की को भेंट स्वरूप दे दी। इस प्रलेख में यह भी प्रावधान था कि प्रतिवादी प्रतिवर्ष अपने चाचा को 633 रुपये का भुगतान करेगी। कुछ दिनों के बाद प्रतिवादी ने वादी को धनराशि देने से इनकार कर दिया। मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत जब ये वाद गया तो न्यायाधीश के द्वारा निर्णय दिया गया कि यह प्रतिवादी अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि वादी की ओर से किसी अन्य व्यक्ति जो कि प्रतिवादी की मां थी ने प्रतिवादी को प्रतिफल दे दिया है। इसलिए इस वाद के अंतर्गत चिनैया बनाम रमैया के वाद के अंतर्गत ये कहा गया कि कोई जरूरी नहीं कि प्रतिफल वचन ग्रहीता की ओर से दिया जाए। वचन ग्रहीता के लाभ के लिए, वचन ग्रहीता के हित के लिए प्रतिफल का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति के रूप में अन्य व्यक्ति के द्वारा भी दिया जा सकता है। यहाँ पर एक नियम आता है, अनुबंध के लिए अजनबी व्यक्ति वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। देखिए, यहाँ पे एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। यद्यपि अनुबंध के लिए प्रतिफल किसी भी पक्षकार के द्वारा दिया जा सकता है, किंतु प्रतिफल देने मात्र से ही अन्य व्यक्ति अनुबंध के निष्पादन के लिए वचनदाता पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है।
अनुबंध के अधिकारों के अंतर्गत अनुबंध के पक्षकार ही आपस में मुकदमा दायर कर सकते हैं, मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। दूसरे शब्दों में अनुबंध के लिए अजनबी व्यक्ति स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू का जो नियम है, अजनबी व्यक्ति अनुबंध के लिए अजनबी व्यक्ति वाद दायर नहीं कर सकते हैं, वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। देन इसके बाद में आता है इट मे बी सम एक्ट और एब्सटेंट और प्रॉमिस। देखिए प्रतिफल के बारे में एक महत्वपूर्ण बात ये भी आती है कि प्रतिफल किसी कार्य को करने के संदर्भ में या कार्य न करने के संबंध में हो सकता है। प्रतिफल मतलब एक पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में हो सकता है। कार्य, आप ये कार्य करेंगे तो इसके बदले में मैं आपको ये भुगतान करूंगा, या आप ये कार्य नहीं करेंगे तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत आपको ये प्रतिफल दिया जाएगा। जैसे मान लीजिएगा टीटू ने रिंटू को एक गीत की फरमाइश की और प्रतिफल के लिए 500 रुपये देने को कहा। यह रिंटू द्वारा गीत सुनाने पर टीटू के द्वारा 500 रुपये का भुगतान किया जाएगा, मतलब कार्य करने के संदर्भ में बात आ गई। और इसके विपरीत अगर मान लीजिए ए बी को से कहता है कि यदि तुम इस वर्ष परीक्षा में नहीं बैठो, मतलब परीक्षा नहीं दो, तो मैं तुम्हें 2000 रुपये दूंगा। बी के द्वारा हाँ कर दिया जाता है और हाँ कर दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत, मतलब बी अगर मान लो परीक्षा के अंतर्गत अपीयर नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत वह ए से 2000 रुपये प्राप्त करने का अधिकारी होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्य नहीं करने के संदर्भ में कंसिडरेशन देने की बात कही गई है। तो प्रतिफल किसी कार्य को करने के संदर्भ में भी हो सकता है अथवा किसी कार्य से विरत रहने के संदर्भ में, अलग रहने के संदर्भ में भी हो सकता है। इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। देखिए प्रतिफल के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण बात ये भी है कि प्रतिफल देखिए इसके पहले मैं एक बात और आपको स्पष्ट कर देता हूं कि प्रतिफल में अगर वाद न करने का समझौता, अगर कोई, देखिए कुछ कार्यों के संदर्भ में प्रतिफल माना जाता है वाद न करने का समझौता, वाद प्रस्तुत नहीं करना भी वेद प्रतिफल होता है। अगर पक्षकार कहते हैं कि भैया आप वाद दायर नहीं करेंगे तो मैं बदले में आपको ये प्रतिफल दूंगा, तो ये भी वेद सौदा माना जा सकता है। जब किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई अधिकार होता है और वह व्यक्ति किसी वचन के बदले में अपने अधिकार को प्रवर्तित नहीं करवाता है, तो ऐसा वचन वेद प्रतिफल माना जाता है। जैसे मान लीजिएगा पति पत्नी के बीच में तलाक की स्थिति आ गई। पति अपनी पत्नी को कहता है कि हम अपना संबंध विच्छेद कर रहे हैं, हम तलाक ले रहे हैं, तुम किसी भी, हम दोनों में से कोई भी न्यायालय की शरण में नहीं जाएगा। पति के द्वारा पत्नी को प्रतिवर्ष एक निश्चित भत्ता या एक मुश्त 20 लाख रुपए देने की बात कही गई। तो यहाँ पर पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ वाद दायर नहीं करना एक वेद प्रतिफल माना जाएगा और पत्नी यहाँ पे पति से 20 लाख रुपए प्राप्त करने की अधिकारी मानी जाएगी। इसी प्रकार से ऋणदाताओं से समझौता कर लेता है। जब कोई ऋणी अपने आर्थिक तंगी से किसी ऋणदाता या साहूकार से कम राशि लेने का समझौता कर ले, मतलब वेव कर ले। मान लीजिएगा एक्स ऋणदाता है, वाई ऋणी है, एक्स वाई से 50,000 रुपये मांगता है, वाई के द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा, एक्स कंप्रोमाइज़ करता है और यहाँ पर 30,000 रुपये के अंतर्गत ऋण को समाप्त करने की बात करता है। यह 30,000 रुपये पर्याप्त प्रतिफल 30,000 रुपये लेना और वाद दायर नहीं करना, ये भी प्रतिफल वेद प्रतिफल की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। विचाराधीन विवाद कोई चल रहा है न्यायालय के अंतर्गत, उस पर समझौता कर लिया जाए तो भी वेद प्रतिफल के रूप में माना जाएगा। इसी प्रकार से प्रतिफल में एक बात आती है, इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रतिफल वर्तमान भी हो सकता है, कोई कार्य करता है या करने से विरत रहता है। भूतकालीन भी हो सकता है, कोई कार्य किया हो या करने से विरत रहा हो, या भावी कोई कार्य करने या करने से विरत रहने का वचन दिया हो। तो प्रतिफल पास्ट कंसिडरेशन के रूप में भी हो सकता है, प्रेजेंट के अंदर एग्जिस्टिंग रूप में कार्य किया है तो उसके संदर्भ में भी हो सकता है, और प्रतिफल भविष्य में किए जाने वाले कार्य के संदर्भ में भी उत्पन्न किया जा सकता है। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट। ये जरूरी नहीं कि प्रतिफल पर्याप्त हो। हमारा कानून कहता है कुछ प्रतिफल अवश्य होना चाहिए। अगर प्रतिफल पर्याप्त नहीं है, मान लीजिएगा कोई वस्तु जो 50,000 रुपये की है, उस वस्तु को एक्स के द्वारा वाई को 50,000 रुपये की वस्तु को मान लीजिएगा 10,000 रुपये में बेचा जा रहा है,
तो यहाँ पर इस ठहराव को राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित करवाया जा सकता है, किंतु न्यायालय कुछ क्षण के लिए एक शक की नज़र से देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपर्याप्त प्रतिफल का कारण यहाँ पे स्वतंत्र सहमति का अभाव है, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन या उत्पीड़न का प्रयोग करके प्रतिफल की प्राप्ति ये कम कंसिडरेशन के अंतर्गत समझौता किया गया हो। केवल एक शक की नज़र से देखेगा। अगर ऐसा है तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत न्यायालय उस संदर्भ में अलग निर्णय देगा। अदरवाइज न्यायालय कहता है कि अगर 50,000 रुपये की चीज़ 10,000 रुपये में दी जा रही है, मतलब देयर इज ए कंसिडरेशन, कुछ के बदले कुछ है, अपर्याप्त है तो भी कोई बात नहीं, प्रतिफल है, प्रतिफल का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होते हैं, राजनियम के माध्यम से उनको प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। फिर हमारा कानून कहता है इट मस्ट बी रियल नॉट इल्यूसरी। प्रतिफल वास्तविक और मूल्यवान होना चाहिए, दिखावटी नहीं होना चाहिए। एक साधु, एक सन्यासी अपने शिष्य को कहता है कि तुम अपनी संपत्ति मेरे नाम कर दो तो बदले में मैं आपको आशीर्वाद दूंगा कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी या स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हमारा कानून इसको मूल्यवान प्रतिफल नहीं मानता है। प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए, मूल्यवान होना चाहिए, कानून की नज़र के अंतर्गत उसका मूल्य होना चाहिए। प्रतिफल का राजनियम की दृष्टि से कुछ न कुछ मूल्य होना जरूरी है। प्रतिफल किसी भी दशा में भ्रामक, अनिश्चित, असंभव और अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। ये वास्तविक और मूल्यवान अगर नहीं होगा तो प्रतिफल नहीं माना जाएगा। फिर आता है प्रतिफल वचनदाता के विद्यमान दायित्वों से कुछ अधिक होना चाहिए। विद्यमान दायित्व निर्वहन करना नए वचन का प्रतिफल नहीं हो सकता। अतः प्रतिफल ऐसा होना चाहिए जिसे करने या देने के लिए वचनदाता पहले से ही किसी कर्तव्य या अनुबंध के अधीन बाध्य न हो। प्रतिफल वेद होना चाहिए। देखिए सेक्शन 23 और 24 के अंतर्गत वेद प्रतिफल एवं उद्देश्य के बारे में एक्सप्लेन किया गया, जिसको मैं अगले लेक्चर के अंतर्गत आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि प्रतिफल किसी भी दशा के अंतर्गत फॉरबिडन बाय द लॉ नहीं होना चाहिए। देखिए धारा 23 के अंतर्गत कहा गया है कि अगर प्रतिफल दिया जाने वाला प्रतिफल इस प्रकार का है जो कि कानून के द्वारा वर्जित है, जिसके संदर्भ में हमारे कानून के द्वारा मनाही की गई है, कानून के द्वारा वर्जित कार्य है, या ऐसा कोई कार्य जिसको करने की परमिशन दे दी जाए तो अन्य कानून की व्यवस्था निष्प्रभावी हो जाएगी, या लोकनीति के विरुद्ध है, या अनैतिक प्रकृति का है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत ऐसे कार्यों के संदर्भ में उत्पन्न होने वाले प्रतिफल जो सेक्शन 23 के अंतर्गत जो कंडीशंस बता रखी हैं, ऐसे कार्य के संदर्भ में उत्पन्न होने वाला प्रतिफल अवैध होगा और उसको राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। इसलिए सेक्शन 23 और सेक्शन 24 के अंतर्गत जो प्रोविजंस दिए गए हैं कि प्रतिफल का एवं उद्देश्य वेद एवं न्यायोचित होना चाहिए, इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, जो किसी भी दशा में कानून के द्वारा वर्जित नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी सर्टेन, ये निश्चित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। अनिश्चितता, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत प्रतिफल क्या माना जाए? मैं 10 या 15 रुपये आपको इस वस्तु के मूल्य के भुगतान 10 से 15 रुपये के बीच में इस वस्तु के मूल्य का भुगतान करूंगा। अब 10 रुपये किया जाएगा, 11 रुपये किया जाएगा या 15 रुपये किया जाएगा? वचनदाता 15 रुपये की अपेक्षा रखेगा और वचन ग्रहीता 10 रुपये की अपेक्षा रखेगा। तो हमारा कानून कहता है इट मस्ट बी सर्टेन, क्योंकि अनुबंध के आवश्यक लक्षण के अंतर्गत एक नियम है कि अनुबंध अपना स्पष्ट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। अनिश्चित अर्थ वाले जितने भी ठहराव होते हैं वो व्यर्थ होते हैं, राजनियम के माध्यम से उनको प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। इट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल, ये किसी भी दशा में इम्पॉसिबल नहीं हो, असंभव कार्य, आसमान से तारे तोड़ के ले आना असंभव कार्य। 2 समानांतर रेखाओं को जोड़ देना, ऐसा ये इम्पॉसिबल है, जिसको हम कानून के माध्यम से जिसको हम किसी भी दशा में पूरा नहीं कर सकते हैं। तो असंभव कार्य करने के संदर्भ में अगर कोई प्रतिफल देने की बात होती है तो इसको हमारा कानून व्यर्थ मानता है, ये प्रतिफल की श्रेणी के अंतर्गत नहीं माना जाता है। तो ये थे प्रतिफल के आवश्यक लक्षण या प्रतिफल संबंधी वैधानिक नियम जो मैंने इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को सेक्शन 25, सेक्शन 23, 24 के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।